आधे घंटे में हम आपको देश दुनिया की कई खबरें बताएंगे। आपको दिखाएंगे कैसे बारामूला में सेना के साथ लाइव एनकाउंटर हुआ। आपको ये भी दिखाएंगे कैसे मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश से सैलाब और बाढ़ विकराल रूप ले चुका है। हालात बेहद खराब हैं। साथ ही आपको टर्की के एक लाक्षागृह का भी नजारा दिखाएंगे। लाक्षागृह याद करें, महाभारत में आपको याद होगा कौरवों ने पांडवों के लिए लाक्षागृह बनाया था, लेकिन ये प्रकृति का कहर है और जंगल की आग से एक होटल लाक्षागृह बन गया। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं हमारा शो एजेंडा इंडिया का। बारामूला में लाइव एनकाउंटर। डूबते शहर, टूटता पहाड़। टर्की में लाक्षागृह। ताबड़तोड़ फायरिंग, भारी संख्या में सेना और पुलिस के जवान और लगातार होता एनकाउंटर। आतंकियों के खिलाफ बारामूला में जबरदस्त एनकाउंटर हुआ है। आतंकियों पर सेना का प्रहार, ताबड़तोड़ गोलियों का वार। आतंक मुक्त होगा जम्मू कश्मीर। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला की। यहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, ताबड़तोड़ गोलियां चली। चारों ओर केवल गोलियों के खाली खोखे बिखरे हैं। पहली तस्वीर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गोलियों के खोखे। दूसरी तस्वीर देखिए, 1 2 नहीं बल्कि 20 गोलियों के खोखे। अब तीसरी तस्वीर देखिए, इसमें 20 से ज्यादा यानी 31 गोलियों के खोखे आपको नजर आएंगे। ये तो वो गोलियों के खोखे हैं जिनकी तस्वीरें कैद हो गई हैं, लेकिन अब एनकाउंटर के दौरान हुए फायरिंग के ये निशान देखिए। टीन के इस दरवाजे पर 50 से ज्यादा गोलियों के निशान हैं। अंदाजा लगा सकते हैं ये एनकाउंटर कैसा था। लगातार चलती गोलियों की आवाज से बारामूला का ये पूरा इलाका गूंज उठा था। अब सेना के इस बख्तरबंद जीप को देखिए। इस जीप के एक हिस्से में 6 गोलियों के निशान हैं। 5 गोलियां इस जीप के बॉडी पर लगी और एक जीप की विंडो पर लगी है। जम्मू कश्मीर के एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि बारामूला जिले के करेरी इलाके के वानीगाम बाला में आतंकी छिपे हुए हैं। इसके बाद सेना और पुलिस ने घेराबंदी करके सर्च अभियान शुरू किया। इस दौरान वहां छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग में एक आतंकी को मार गिराया। आज सुबह वानीगाम इलाके में ये इनकाउंटर हुआ और मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद वहाँ पे जॉइंट फोर्सेस पहुंची और वहाँ पे जो है इनकाउंटर स्टार्ट हुआ, जबकि जो छुपा हुआ टेररिस्ट था उसने फोर्सेस पे फायरिंग की और इसमें एक टेररिस्ट जो है वो मारा गया है। इस एनकाउंटर में सेना के 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान घायल हो गया है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीनगर, जी मीडिया। देश के कई हिस्सों में अभी भी मानसून नहीं पहुंचा है, लेकिन बारिश से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कहते हैं बारिश में पहाड़ बेहद खतरनाक हो जाता है और ऐसा ही कुछ अभी देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर जिधर देखिए लैंडस्लाइड हो रहे हैं और लोग रास्ते में फंस रहे हैं। सैलाब ऐसा आ रहा है कि ट्रैक्टर भी बह जा रहे हैं।
बारिश से जिंदगी बेहाल, डूबते शहर, टूटते घर, पहाड़ पर कोहराम, बारिश से मुश्किल में जान। देश में बारिश का आपातकाल। देश भर में बारिश की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मैदानों में सैलाब है तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रही है। जिधर देखो उधर ही खौफ है। मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तस्वीरें चमोली बद्रीनाथ धाम के बीच लामबगड़ की हैं, जहां तेज बारिश के बाद भूस्खलन और अचानक पानी का सैलाब आ गया। इसके बाद छोटा नाला भी इतना विकराल हो गया कि सड़क के ऊपर पानी बहने लगा और इससे हाईवे का करीब 20 मीटर हिस्सा पूरी तरह से टूटकर खत्म हो गया। इससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गया और बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्री और बद्रीनाथ धाम से वापस जोशीमठ की ओर लौटने वाले यात्री कई घंटे फंसे रहे। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार सड़क को बनाने के लिए काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये पिथौरागढ़ के धारचूला में भूस्खलन की हैं। वहां पहाड़ टूटने और बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से लोग दहशत में चीखते चिल्लाते भाग रहे हैं। लगातार पहाड़ गिरने की इस घटना से आप समझ सकते हैं कि बारिश से हालात कितने खराब हैं। तेजी से गिरते पहाड़ के हिस्से डराने वाले हैं। तस्वीरें रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग 109 पर बांसवाड़ा के पास की हैं। लगातार बारिश होने की वजह से ये भूस्खलन हुआ है और नतीजा ये हुआ कि हाईवे कई घंटों के लिए बंद रहा। अब इन तस्वीरों को देखिए, कई टन भारी ट्रैक्टर पानी में तिनकों की तरह बह गया है। यह हादसा हिमाचल प्रदेश के सोलन में हुआ, जहां बाल्द नदी में एक ट्रैक्टर अचानक फंस गया और उस पर बैठे 3 लोगों की जान आफत में फंस गई। ट्रैक्टर करीब 1 घंटे तक नदी में फंसा रहा। ऐसे में ट्रैक्टर पर सवार उन 3 लोगों ने नदी में कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। ये तस्वीरें नैनीताल की हैं। नैनीताल में तेज बारिश के बाद भवाली राजमार्ग का एक हिस्सा बह गया। इस लैंडस्लाइड की वजह से भवाली का नैनीताल से संपर्क कई घंटों तक टूटा रहा। फिर जेसीबी की मदद से सड़क को साफ किया गया। बारिश की वजह से न केवल पहाड़ गिर रहे हैं बल्कि सैलाब भी आ रहे हैं। बड़े तो क्या, बच्चे भी सैलाब में फंस रहे हैं। तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां नाले में अचानक आए उफान की वजह से कई छात्र रास्ते में फंस गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि शिक्षक एक एक करके बच्चों का रेस्क्यू कर रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह सड़कें बंद हो गई हैं। स्थानीय लोग जैसे तैसे पत्थरों को हटाकर रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऋषिकेश में उफान पर गंगा नदी। गढ़वाल में लगातार बारिश के बाद खतरे के निशान तक पहुंच गया गंगा का जलस्तर। तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां लगातार बारिश होने की वजह से
सड़कें स्विमिंग पूल में बदल गई। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार लैंडस्लाइड की घटना हो रही है। तस्वीरें चंबा की हैं, जहां लैंडस्लाइड होने की वजह से हाईवे बंद हो गया। लगातार बारिश की वजह से मलबा हटाने में मुश्किलें आईं। दुनिया में कहीं बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है तो कहीं जंगल की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। टर्की के जंगलों में लगी आग इतनी भयानक है कि यहां लोगों को सुरक्षित ठिकाने ढूंढने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। टर्की के जंगल में लगी आग ने वहां के एक होटल को लाक्षागृह बना दिया है। यहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये आग टर्की के मारमारिस के हॉलिडे रिजॉर्ट और उसके आसपास के इलाकों में लगी हुई है, जिसे बुझाने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। यहां लगी आग को बुझाने के लिए 5 हवाई जहाज और 7 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। हालत ये कि लोगों को घर खाली कर यहां से भाग खड़े होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस आग ने पिछले साल लगी भयानक आग की याद ताजा करा दी है। पिछले साल की गर्मियों में लगी आग को 1 साल हो गया है। तब भी यहां भीषण आग ने जंगल के जंगल जलाकर राख कर दिए थे। तब करीब 3.5 लाख एकड़ इलाका आग की चपेट में आ गया था। दुनिया के कई देशों में इन दिनों इसी तरह की भयानक आग की तस्वीरों पर वैज्ञानिक मानते हैं कि जंगलों में लगी आग का सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ती गर्मी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने वेट लिफ्टिंग में शानदार खेल दिखाया। भारत के लिए संकेत महादेव सरगर ने सिल्वर और गुरुराजा पुजारी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। संकेत ने 55 किलो की कैटेगरी में 248 किलो वजन उठाया। संकेत सिर्फ 1 किलो वजन के अंतर से गोल्ड मेडल से चूक गए। इस दौरान उनके एक हाथ में इंजरी भी हो गई। वहीं 61 किलो की कैटेगरी में गुरुराजा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जीतने के बाद जी न्यूज से बात करते हुए संकेत महादेव ने अपना मेडल देश के हीरोज को समर्पित किया, तो वहीं गुरुराजा ने अपना मेडल अपनी पत्नी को समर्पित किया। भारत को पहला मेडल दिलाने वाले संकेत से बात की हमारी संवाददाता किरण चोपड़ा ने। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला मेडल मिल चुका है और ये है सिल्वर मेडल जो दिलाया है 21 साल के संकेत महादेव सरगर ने। हमारे साथ जी न्यूज़ पर जुड़ रहे हैं संकेत बहुत बहुत बधाई अपनी इस अचीवमेंट के लिए। क्या कहेंगे उस पोडियम पे जब आप खड़े थे? पोडियम पे पहले स्टार्टिंग में जैसे लिफ्ट करने के लिए लाइनअप गया था तो सोचा था कि मैं गोल्ड मेडल पे ही खड़ा रहूँगा, तो उस हिसाब से भी मैं चल रहा था। अचानक जर्क में प्रॉब्लम आ गया तो मैं सिल्वर मेडल पे खड़ा हो गया, इसलिए थोड़ा मैं नाराज़ भी हूँ। क्या हुआ आपकी वो सेकेंड लिफ्ट पे क्लीन एंड जर्क की जो इंजरी हुआ? सेकेंड लिफ्ट में मेरा हाथ एल्बो पे लोड आ गया और अचानक फ्रैक्चर हो गया, तो मैं ले नहीं पाया सेकेंड और थर्ड लिफ्ट। आपके पिताजी के बारे में बताइए, आपका सपना था उनका सपना पूरा करना और आज कितने खुश हो गए? बहुत पहले से, मतलब 4-5 साल पहले से वो बता रहे थे कि कॉमनवेल्थ में मेडल लाना है, तो मैं कॉमनवेल्थ में मेडल लाना है। तो मैं अभी वो देखते होंगे टीवी पे, तो उनको खुशी होती होंगी कि कॉमनवेल्थ में मेडल लाया है। तो वेटलिफ्टर गुरुराजा ने भारत को दूसरा मेडल दिलाया। उनसे खास चर्चा की किरण चोपड़ा ने। गुरुराजा ने अपना मेडल अपनी पत्नी को समर्पित किया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, आपको सुनाते हैं। तो भारत की झोली में दूसरा मेडल आ चुका है और ये मेडल भी दिलाया है वेट लिफ्टिंग ने, और हमारे साथ वो मौजूद है जिनके गले में ये चमकता हुआ ब्रॉन्ज मेडल है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे सबसे पहले तो उस पल के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे जितना सारे सपोर्ट किया उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहले साई और टॉप स्कीम में हमें ये मौका मिला यहाँ आके ट्रेनिंग करके। 1 महीने पहले यहाँ प्रिपरेशन कैंप के लिए हमें भेजा था और बहुत ही अच्छा हुआ यहाँ आके और सेट हुआ बॉडी। यहाँ आज मेडल जीत पाया मैंने। धन्यवाद करना चाहता हूँ साई और टॉप स्कीम
और इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को। किसको डेडिकेट करेंगे मेडल? एक कड़ी तपस्या के बाद एक खिलाड़ी मेडल जीता है, आपकी तपस्या की कहानी क्या है? मेरा ये मेडल मेरा वाइफ को डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा नया शादी हुआ था 2021 मई में। मैं घर छोड़ के आ गया, 1 साल से ज़्यादा 23 महीने हो गया होगा मेरे से छोड़ के आया उनको। वो सपोर्ट ही था पूरा, उनको ये डेडिकेट करना चाहता हूँ। रविवार यानी छुट्टी का दिन, ऐसा हम आज से नहीं बल्कि दशकों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन बिहार और झारखंड के कुछ सरकारी स्कूलों में हॉलिडे का मतलब फ्राइडे, शुक्रवार यानी जुमे के दिन यहां छुट्टी दी जाती है। लिहाजा इसे लेकर हंगामा मच गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसकी तुलना शरिया कानून से कर दी है। यही नहीं, बिहार में गठबंधन की सरकार चला रही बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। पूरे राजनीतिक घमासान और रविवार को छुट्टी का इतिहास जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जिस स्कूल में मुस्लिम बच्चे की संख्या अधिक है, शुक्रवार को बंद रहता है। मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ 100% जो बच्चे हैं वो मुस्लिम है। ये पूर्व नियोजित छुट्टी है, पहले से ही होती आ रही है। ये तो एक संप्रदाय के लिए शरिया का कानून के तहत। बिना किसी सरकारी निर्देश के बिहार और झारखंड के सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। छात्र और शिक्षक रविवार को स्कूल आते हैं और शुक्रवार को छुट्टी मनाते हैं। लेकिन सवाल ये कि सरकारी स्कूलों में जुमे को छुट्टी क्यों दी जा रही है? क्या किसी संप्रदाय विशेष की आबादी से छुट्टी तय होगी? क्या शुक्रवार को छुट्टी देना नियमों का उल्लंघन नहीं है? क्या राज्य सरकारें इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई करेंगी? फिलहाल इस मामले को लेकर बिहार में सियासत गर्म है, तो बिहार सरकार में बड़े भाई का किरदार अदा कर रही बीजेपी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पटना में भारतीय जनता पार्टी के सभी 7 मोर्चों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्कूलों में शुक्रवार को दी जा रही छुट्टी को शरिया कानून से जोड़ दिया। मैं इसे इस रूप में देखता हूं कि देश के अंदर ये उत्तर प्रदेश में पहले आई थी बातें, फिर बिहार में आई। कानून का राज होना चाहिए। कानून ने बरसों से, आजादी के समय से ही हम रविवार को स्कूलों में, ऑफिसों में छुट्टी मनाते हैं। ये शुक्रवार को ये कहना मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। ये तो एक संप्रदाय के लिए शरिया का कानून के तहत। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन के 2 दल बीजेपी और जेडीयू इस मुद्दे को लेकर आमने सामने खड़े हैं। हाल ही में बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा था कि सरकारी छुट्टियां धर्म को देखकर नहीं होती। अगर ऐसा होता है तो ये घोर सांप्रदायिक निर्णय है, इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। तो वहीं जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने संस्कृत स्कूलों के छुट्टी का कैलेंडर जारी करते हुए ट्वीट किया था कि संस्कृत स्कूलों में भी अष्टमी और प्रतिपदा को छुट्टियां दी जाती हैं। जो नियम सरकार के बने हुए हैं उन पर किसी को बेवजह राजनीति नहीं करनी चाहिए। दरअसल कुछ दिनों पहले बिहार के सीमांचल के करीब 300 स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी देने का मामला सामने आया था। यहाँ सीमांचल के 4 प्रमुख जिलों किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि इन जिलों में मुस्लिम आबादी 30 से 70% तक है। तो इस बारे में शिक्षकों का कहना है कि ऐसा पहले से होता आया है, उन्हें इस बाबत कोई सरकारी निर्देश नहीं मिला। जो सरकार के तरफ से आदेश है या जिला शिक्षा पदाधिकारी के तरफ से आदेश है, लेकिन देख रहे हैं कि शुक्रवार के जिस स्कूल में मुस्लिम बच्चे की संख्या अधिक है, शुक्रवार को बंद रहता है।
और किशनगंज जिला में इसी तरह से चल रहा है। छुट्टी इस स्कूल में जुमा के दिन है, जुमा के दिन। मतलब पूरे बिहार में संडे को होता है छुट्टी और इसमें जुमा को क्या कारण है? ये छुट्टी चूँकि मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ 100% जो बच्चे हैं वो मुस्लिम हैं, ये पूर्व नियोजित छुट्टी है, पहले से ही होती आ रही है। हम लोग यही जान रहे हैं कि यहाँ फ्राइडे को ही छुट्टी है। सारे जो है सामान्य स्कूल हैं, उसमें अल्पसंख्यक के अलावा अन्य धर्म के लोग भी जो है छात्र छात्रा भी पढ़ते हैं। सभी धर्म के बच्चे, सभी धर्म के जो है शिक्षक हैं उसमें। लेकिन शुक्रवार को विद्यालय है, हम लोग तो सरकार के आदेश का अनुपालन करना है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि शुक्रवार बंद विद्यालय का सरकारी कोई आदेश हो तो उस पर हम लोग जो है सरकार से आग्रह करेंगे इसको रविवार बंद में करने के लिए। एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी बिहार सरकार से राज्य के मुस्लिम बहुल जिलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश पर स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने इस मामले में बिहार सरकार से 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट तलब की। आपके मन में भी ये सवाल कौन रहे होंगे कि रविवार को छुट्टी क्यों दी जाती है, शुक्रवार को छुट्टी गलत क्यों है और रविवार को छुट्टी देने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? तो इसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। दरअसल जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तब मिल मजदूरों को 7 दिन काम करना पड़ता था और उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। हर रविवार को ब्रिटिश अधिकारी चर्च जाकर प्रार्थना किया करते थे, लेकिन मिल मजदूरों के लिए ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। उस समय नारायण मेघाजी लोखंडे मिल मजदूरों के नेता थे। उन्हें भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने ही अंग्रेजों के सामने साप्ताहिक अवकाश का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा था कि रविवार हिंदू देवता खंडोबा का दिन है, इसलिए मजदूरों को भी रविवार को साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हालांकि लोखंडे ने हार नहीं मानी और 7 साल तक छुट्टी की लड़ाई लड़ते रहे। आखिरकार 10 जून 1890 को ब्रिटिश सरकार ने रविवार को छुट्टी का ऐलान कर दिया। तब से लेकर अब तक रविवार को स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बंद रहते हैं। लेकिन बिहार, झारखंड और यूपी के कई सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। यही वजह है कि इसे लेकर हंगामा मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और सोना बरामद हो चुका है। ईडी की कार्रवाई अभी भी जारी है। माना जा रहा है कि अभी और पैसा निकल सकता है। इस बीच जांच में नए एंगल और नए किरदार सामने आ रहे हैं। जांच के दायरे में बंगाल के 5 छात्र नेता आ रहे हैं। अर्पिता भी आंसू बहाकर खुद को बेकसूर बता रही हैं, लेकिन वो और भी फंसती जा रही हैं। अब अर्पिता की फर्जी कंपनियों के 8 बैंक खाते मिलने की बात भी सामने आ रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले की काली कमाई का खजाना सामने आने के बाद बंगाल की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष हमलावर है। पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के बहाने ममता सरकार को घेर रहा है। बीजेपी ने आज चोर पकड़ो जेल भरो आंदोलन शुरू किया और कोलकाता के हाजरा मोड़ पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ कांग्रेस भी सड़कों पर उतरी। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हाथों में गुलाब और गले में 2000 के नकली नोटों की माला पहनकर सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ता मिठाई के डिब्बे के साथ ईडी का आभार जता रहे थे और मांग कर रहे थे कि जो चोर बाकी हैं उन्हें भी पकड़ा जाए।
गुलाब का फूल हाथ में लेकर के क्या जताना चाहते हैं? ये गुलाब को फूल को धन्यवाद जन रहे, ये जो हमारे घपला मंत्री को पकड़ा गया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बाकी चोर को भी आप पकड़िए। आपके गले में 2000 की नोटों की माला, ये क्यों? हाँ, 2000 गड्डी 2500 के तो पकड़ा गया उनके घर में, इसलिए उन्होंने 2000 नोट का माला लेके आए। की मांग क्या है? कांग्रेस की मांग है यहाँ जितने भी लिप्त हैं और भी चोर उनको पकड़ा जाए। इस बीच घोटाले की जांच में हर दिन नया एंगल और नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब ईडी उन लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो अभ्यर्थियों से पैसे के बदले नौकरी का वादा किया करते थे। सूत्रों के मुताबिक पार्थ चटर्जी के करीबी और कुछ अन्य छात्र अब ईडी के रडार पर हैं। ये छात्र नेता पार्थ से प्रत्याशियों की बात करवाया करते थे। ईडी सूत्रों के अनुसार छात्र नेता अभ्यर्थियों से पैसे लेकर पार्थ चटर्जी को सौंप देते थे। फिलहाल ईडी शक के घेरे में आए 5 छात्र नेताओं की संपत्ति का ब्यौरा खंगाल रही है। जानकारी के मुताबिक पार्थ चटर्जी से इस बारे में पूछताछ हो चुकी है। ईडी को अर्पिता के 8 फर्जी कंपनियों के बैंक अकाउंट के बारे में भी पता चला है। इन सभी बैंक खातों को फ्रीज करके जांच की जा रही है। इस बीच पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की बेचैनी बढ़ गई है। आंखों की नींद उड़ गई है। फिलहाल दोनों का खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है। कल मेडिकल के लिए आई अर्पिता फूट फूट कर रो पड़ी थी। जानकारी मिल रही है कि कल हुई पूछताछ के बाद देर रात तक अर्पिता रोती रही। पूछताछ के दौरान पार्थ चटर्जी भी कई बार भावुक हुए। दोनों जांच एजेंसियों से खुद को निर्दोष बताकर छोड़ने की गुजारिश कर रहे हैं। पार्थ चटर्जी ने आरोप लगाया है कि वो साजिश के शिकार हुए हैं। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पार्थ चटर्जी के बहाने ममता बनर्जी को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्थ ही नहीं, सारे मंत्री और खासकर सीएम ममता बनर्जी इस घोटाले में शामिल हैं। हालांकि टीएमसी ने कहा कि एक मंत्री की गलत हरकत के लिए पूरी पार्टी और सरकार को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। सिर्फ अकेला पार्थ चटर्जी नहीं बल्कि सारे ये पार्टी घोटाला में शामिल है। खासकर बंगाल के मुख्यमंत्री खुद, जिनकी संज्ञान में ये धांधली, ये घोटाला नहीं थी, ये मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। बंगाल की मुख्यमंत्री सब कुछ इनकी पता थी। ये कहूंगा कि दल ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कठोर सिद्धांत लिए। पहले दिन ही उन्होंने कहा है कि जो गलती करेगा एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठ के डेफिनेटली उनका अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो तो भी ये जायज़ है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं कहूँगा कि एक व्यक्ति अगर अपने इस तरीके का एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा करे तो पूरे दल को, सरकार को इसके लिए घेरना जो है वो ठीक नहीं है। इस बीच सोमवार को ममता मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। पार्थ चटर्जी की बर्खास्तगी और कुछ अन्य खाली पदों को भरने के लिए नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। ममता बनर्जी बाबुल सुप्रियो और तापस रॉय जैसे नेताओं को मंत्री बना सकती हैं। उनकी कोशिश ऐसे लोगों को आगे करने की है जिससे वो शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद सरकार पर लगे दाग को साफ कर सके। कोलकाता से सुरभि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। इस बीच अर्पिता मुखर्जी के ड्राइवर प्रणव भट्टाचार्य ने बताया है कि उसे पार्थ चटर्जी ने ही काम दिलवाया था। प्रणव ने बताया कि अर्पिता के पास होंडा सिटी के अलावा 2 अन्य लग्जरी गाड़ियां थी। 22 जुलाई को अर्पिता मुखर्जी के डायमंड सिटी साउथ फ्लैट में ईडी की छापेमारी के दौरान भी प्रणव मौजूद था। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रणव ने कई खुलासे किए हैं। तो मैं पार्थोदा का ऑफिस में गया था काम के लिए कि कोई जॉब होगा तो सर हमको दीजिएगा। तो सर बोला कि अपने नंबर लिख के देके जाओ, यहाँ पे हम बुला लेंगे। तो बहुत दिन बाद हमको फ़ोन किया वहाँ से, पार्थोदा का वहाँ से, बोला कि ऐसा गाड़ी चलाने का काम है। हम बोला हाँ ठीक है करेंगे। तो तब से हम वहाँ पे ज्वाइन किया। जनवरी से मेरा काम स्टार्ट हुआ 2022। तो मेरा अभी फ़िलहाल 7 महीना चल रहा है। जब हम वहाँ पे गया तो हमको पता भी नहीं था ये ईडी वाला है। तो हमको बुलाया अंदर, हम अंदर गया तो छत का जो बैल्कनी है वो बैल्कनी में हमको बिठाया और मैडम को अंदर घर में। तो अलग अलग रखा था हम लोगों को।
तो ईडी लोग हमको आके पूछताछ कर रहा था कि कहाँ जाते हैं मैडम, क्या करते हैं, कितना गाड़ी है, कहाँ ऑफिस है, ये सब पूछ रहा था। हमको लेके जाती थी, ऑफिस जाती थी, और ये नील आर्ट का जो पार्लर है उनका, वहाँ पे जाती थी। और ऑफिस में क्या काम होता था उनका? ऑफिस तो अंदर में है, हम तो ड्राइवर हैं, हम तो बाहर ही बैठते थे ना गाड़ी में, गाड़ी के साइड में। तो अंदर क्या काम करते थे हमको तो थोड़ी ना पता है। हम तो 3 महीने से गाड़ी नहीं देख रहे हैं। वहाँ पे जो गाड़ी खड़ा था मर्सिडीज पिने के ऊपर, 3 महीने से वहाँ पे गाड़ी और नहीं देख रहा है। होंडा सिटी है, क्योंकि मेरा काम होंडा सिटी से ही है। ये दोनों गाड़ी मेरा चाबी हमको कभी दिया भी नहीं, कभी बोला भी नहीं गाड़ी निकालो। होंडा सिटी से हम जाना ना करता था, क्योंकि डायमंड सिटी का CCTV भी है, अगर चेक करें तो वो भी मिल जाएगा। तो क्या मिनी कूपर और मर्सिडीज बेंज कोई और चलाता था, कोई और ड्राइवर भी थे? गाड़ी तो वहाँ पे ही पड़ा रहता था। हमको रात में निकलता था कि हमको ये पता नहीं, क्योंकि हम तो घर चले जाते थे। उसके बाद निकलता था कि हमको भी पता नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड में पुलिस को कुछ और कामयाबी मिली है। इस हत्याकांड में शामिल 3 से 4 लोगों की पहचान कर ली गई है। वहीं कर्नाटक सरकार सख्त से सख्त एक्शन लेने के मूड में नजर आ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो भी यूपी मॉडल के तहत दोषियों को सजा दिलाएंगे, जबकि बसवराज कैबिनेट में मंत्री अश्वत्थ नारायण ने कहा कि जरूरत पड़ी तो दोषियों के एनकाउंटर से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो सवाल ये कि क्या कट्टरता का काट एनकाउंटर है? अब कर्नाटक में चलेगा यूपी मॉडल। कर्नाटक सरकार के मंत्री का वादा। अपराधियों को मार गिराने का टाइम आया। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड की जांच में राज्य की सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। राज्य के मंत्री अश्वत्थ नारायण ने कहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन ये हमारे कार्यकर्ताओं और लोगों की इच्छा है कि ऐसी घटनाएं ना हो। उनकी इच्छा के अनुसार कार्रवाई होगी, दोषियों को पकड़ा जाएगा और उन्हें पकड़ा ही जाएगा, चाहे इसके लिए एनकाउंटर ही क्यों न करना पड़े। बिना कोई मौका दिए कार्रवाई की जाएगी। हम मुठभेड़ के लिए तैयार हैं। ये बयान इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इससे ठीक पहले कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी यूपी मॉडल का जिक्र कर चुके हैं। Possible will do it, and if need be, if the situation says that UP model or much more stricter than that, we will not hesitate to do it. इस बीच कर्नाटक सरकार ने बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड की जांच एनआईए से कराने का फैसला किया है। प्रवीण नेट्टारू की हत्या के 4 दिन बाद पुलिस ने इस केस से जुड़े 3 से 4 लोगों की पहचान कर ली है। 4 persons. We are like there are other suspects who are connected to this case, so we are searching for those people. He is having like a suspected link with PFI, but PFI or such organizations, they don't have any registered role or so that type of thing that you can. But we suspect that he has got links with PFI, and Safiq also we are searching for that. So now for other persons, we have to see what is their organizational connection. पुलिस को शक है कि इनमें से गिरफ्तार जाकिर का पीएफआई से लिंक हो सकता है। क्या प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड के तार हाल ही में हिजाब को लेकर विरोध करने वाले संगठनों से जुड़े हैं? इस सवाल को लेकर जांच जारी है। पुलिस के लिए चुनौती इसलिए भी है कि अपराध कर्नाटक के सीमावर्ती इलाके में हुआ है। बहुत मुमकिन है कि हमलावर पड़ोस के राज्य में भाग गए हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कर्नाटक के सीएम ने कहा कि अपराध को कंट्रोल करने के लिए यूपी मॉडल लागू कर सकते हैं। पहले कर्नाटक के सीएम का बयान सुनिए और फिर यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने क्या कहा था वो भी सुनिए। Whatever possible will do it, and if need be, if the situation says that UP model or much more stricter than that, we will not hesitate to do it. गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा।
एजेंडा इंडिया का में फिलहाल इतना ही।